वेलकम बच्चों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एनआईटी साइंस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से मॉडर्न फिजिक्स बताने जा रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक आता है परमाणु। ये टॉपिक बहुत सारे टॉपिक इससे रिलेटेड जो था वो 11th क्लास में भी पढ़ना था और इसी का नया वर्जन 12th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में जो 11th क्लास स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं उसके लिए टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। हम पूरा बेसिक से बताने जा रहे हैं, पूरा बेसिक से। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो में आराम से बने हुए रहें, एकदम आराम से एक एक चीज़ समझ में आएगा। हम क्या किए हैं कि 11th का बहुत सारा पोर्शन इसमें मिक्स करके बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत परमाणु के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो परमाणु के बारे में कौन कौन साइंटिस्ट क्या बोले नहीं बोले उसके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ। पदार्थ, इसको दूसरा नाम द्रव्य भी बोला जाता है। द्रव्य, इसको इंग्लिश में मैटर बोला जाता है। ठीक है, पदार्थ इसका दूसरा नाम द्रव्य भी है और इसको इंग्लिश में मैटर भी बोला जाता है। डाल्टन ने क्या किए, सबसे पहले पदार्थ का परिभाषा बताते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। पदार्थ का परिभाषा यह होता है कि वैसा चीज जिसमें द्रव्यमान हो और साथ साथ वो स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। क्लियर है? डाल्टन ने क्या किया, सबसे पहला साइंटिस्ट जो आए थे डाल्टन। डाल्टन ने क्या किए कि इस पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिए और सबसे छोटा जो टुकड़ा आया उस टुकड़ा को नाम दे दिए एटम। उसको क्या नाम दे दिए? एटम। और इन्होंने एटम के बारे में यह बताया कि सबसे छोटा जो कण पाया जाता है पूरा विश्व में या किसी भी चीज का तत्व हो वो एटम से होता है, परमाणु ही होता है। ये कहना था डाल्टन का। और इन्होंने ये भी बताए हैं कि एटम से, परमाणु से कोई भी छोटा कण नहीं हो सकता है। एटम का अगर बात करें, एटम ए का मतलब होता है नॉट और टम का मतलब होता है डिविजिबल, मतलब जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं उसको एटम कहते हैं। ठीक है, ये कहना था किनका? डाल्टन को। डाल्टन कहे थे कि एटम किसी भी कण का सबसे छोटा, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। उसको हम लोग परमाणु के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? बाद में ये पता चला कि एटम से भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जो एटम के अंदर पाया जाता है। उस छोटे छोटे कण का नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन, सबको पता होगा। प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज हुआ था चैडविक, जेम्स चैडविक इसको बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। ठीक है, अब इन्होंने एक रूम के अंदर तीन तीन कण मौजूद है। इसका मतलब हुआ कि एक एटम है। ठीक है, इस एटम के अंदर तीन तीन कण मौजूद है। इलेक्ट्रॉन मौजूद है, प्रोटॉन मौजूद है और न्यूट्रॉन मौजूद है। तो अब बात आया कि एक ही रूम के अंदर तीन तीन कण मौजूद है, लेकिन इन तीनों कण का
जगह तो कुछ होना चाहिए ना कि किस जगह में रह रहा है ये, इलेक्ट्रॉन कौन सा जगह पे है, प्रोटॉन कौन सा जगह पे है और न्यूट्रॉन कौन सा जगह पे है। तो इसके लिए मॉडल आया, इसके लिए जगह के लिए एक मॉडल आया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जगह के लिए एक मॉडल आया। इस मॉडल को बोलते हैं थॉमसन का मॉडल। थॉमसन का मॉडल, ये थॉमसन का मॉडल भी आगे चल करके फेल हो गया। क्या होता है थॉमसन का मॉडल, अभी बताने वाले हैं, ठीक है। आगे चल के ये थॉमसन का मॉडल भी फेल हो गया, कहीं ना कहीं ये जो बताए होंगे वो गलत बताए हैं, तो ये थॉमसन मॉडल भी क्या हो गया, फेल हो गया। इसको सोल्व करने के लिए गीगर मस्टर्ड प्रयोग आया, गीगर मस्टर्ड प्रयोग, गीगर मस्टर्ड प्रयोग। गीगर मस्टर्ड प्रयोग जो थे ये रदरफोर्ड का स्टूडेंट था। गीगर मस्टर्ड जो था वो रदरफोर्ड का स्टूडेंट था, मतलब ये स्टूडेंट था और रदरफोर्ड गीगर मस्टर्ड का टीचर। ठीक है, बात समझ में आया कैसे कैसे ये थ्योरी बढ़ रहा है। फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान से समझना है। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोगों को पढ़ना है कि एटम का खोज किस प्रकार से हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले एक पॉइंट हम भूल गए, इस पॉइंट को भी समझना है। हम लोगों का फिजिक्स जो है, हम लोगों का फिजिक्स, अधिकांश फिजिक्स ये दो साइंटिस्ट पे निर्भर करता है, एक न्यूटन, एक आइंस्टीन। न्यूटन जो फिजिक्स दिए हैं उस फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और आइंस्टीन जो फिजिक्स दिए हैं इस फिजिक्स को बोलते हैं हम लोग क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। तो हम लोग जो मॉडर्न फिजिक्स जो पढ़ने वाले हैं वो किस पे बेस्ड है, क्वांटम फिजिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स पे बेस्ड है, जिसका करीब करीब थ्योरी आइंस्टीन ने दी है। आगे पता चलेगा कि आइंस्टीन ने दी है। तो सबसे पहले हम बताए थे एकदम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से लेकर के चल रहे हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आएगा तो कहीं नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले हम बताए हैं कि पदार्थ के बारे में। पदार्थ को बोला जाता है द्रव, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैटर। ठीक है, पदार्थ के बारे में डॉल्टन साहब का कहना था, डॉल्टन साहब ने क्या किए थे कि कोई पदार्थ लिए थे और इसको एकदम छोटा 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 टुकड़ा में इसको बांट दिए थे, और जो सबसे स्मॉल जो टुकड़ा था उस टुकड़ा को उन्होंने क्या बोल दिए थे, एटम और परमाणु। इसके बारे में डॉल्टन ने यह बताया कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु होता है, इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। ये कहना था डॉल्टन का। क्लियर है बात। कुछ समय के बाद इससे भी छोटा कण का खोज हुआ। वो कण का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज किए थे गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का खोज किए थे जेम्स स्टेडविक ने। ठीक है, इसके बाद जब एक एटम के अंदर, एक परमाणु के अंदर 3 छोटे छोटे कण का जब खोज हो चुका है, तो उसके बाद इसका स्थान का भी तो पता करना है ना कि ये कौन से स्थान पे रहेगा। तो इस स्थान को पता करने के लिए मॉडल आना
शुरू हो गया। तो सबसे पहला जो मॉडल आया था और थॉमसन का मॉडल आया था। थॉमसन का मॉडल आगे चल करके फेल हो गया। क्यों हुआ फेल, अभी बताएंगे हम, ठीक है। उसके बाद जब थॉमसन का मॉडल फेल हो गया तो उसके बाद आया गीगर मस्टर्ड प्रयोग। ये गीगर मस्टर्ड प्रयोग जो कि एक स्टूडेंट थे और इनका टीचर कौन था, रदरफोर्ड था, ठीक है। मतलब इनका जो प्रयोग जो हुआ था वो रदरफोर्ड की देख रेख में हुआ था। क्लियर है बात, समझ में आया। अब बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। तो इसको याद करने का तरीका है ईट पर से नाच, ठीक है। ईट पर से नाच, मतलब ईट का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, थॉमसन ने। पर का मतलब हुआ प्रोटॉन, से का मतलब हुआ इसको जो मतलब बताए हैं, इसका जो मतलब कि आविष्कार किए प्रोटॉन का जो बताए प्रोटॉन के बारे में, वो कौन है, अस्टीन। से मतलब अस्टीन। नाच का मतलब हुआ, नाम मतलब न्यूट्रॉन और चा मतलब हुआ चैडविक। तो ईट पर से नाच, क्लियर है। तो अब जो मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है थॉमसन का मॉडल से। क्लियर है, मॉडर्न फिजिक्स जो स्टार्ट होता है वो थॉमसन का मॉडल से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे थॉमसन का मॉडल क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं थॉमसन का मॉडल। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। थॉमसन का मॉडल, तो थॉमसन का मॉडल, इनका कहना यह था जिस समय ये अपना मॉडल दिए थे उस समय न्यूट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ था। फिर से हम बोल रहे हैं कि जिस समय थॉमसन का मॉडल आया था उस समय न्यूट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ था। थॉमसन का मॉडल के पहले इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हो चुका था, अब प्रोटॉन का आविष्कार हो चुका था, ठीक है। तो थॉमसन का मॉडल, थॉमसन का कहना यह था कि अगर कोई परमाणु है जो कि गोलाकार आकार का है, ठीक है। अब इस गोलाकार आकार में इसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो लोकेशन है, इनका कहना था कि जो प्रोटॉन है वो सभी जगह पे परमाणु में उपस्थित रहता है और कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, इस प्रकार से, ठीक है। जिस प्रकार से तारबूज देखे, तारबूज, तो तारबूज का जो खाने वाला होता है लाल रंग का जो होता है उसको बोल दिया गया है कि वो प्रोटॉन है, और उस तारबूज का जो बीज होता है काला कलर का जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो तरबूज जो कि लाल रंग का जो है वो सभी किससे बना हुआ है, प्रोटॉन से, और उसका जो बीज है वो बीज को क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन। ये किनका कहना था, ये कहना था थॉमसन का। एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे हम लोग खीर खाते हैं, खीर, तो खीर में जो दूध रहता है, दूध, वो दूध धन आयन की तरह चारों तरफ बिखरा हुआ है, सभी जगह बिखरा हुआ है, और उसमें जो चावल मौजूद है वो चावल क्या है, इलेक्ट्रॉन। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि खीर में जो चावल है वो चावल
धन आयन मतलब प्रोटॉन की तरह है, और उसमें खीर के अंदर जो काजू किशमिश इलायची ये सब जो दिया हुआ है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये कहना था किनका, ये कहना था थॉमसन का। ठीक है, हुआ क्या, कुछ समय ये थ्योरी बहुत दिन तक चला, ये जो थ्योरी दिए थे ये बहुत दिन तक चला। कुछ समय के पश्चात जब न्यूट्रॉन का खोज हुआ 1930 या 34 के आसपास लगभग न्यूट्रॉन का खोज हुआ, तो उस समय जब न्यूट्रॉन का खोज हुआ तो इस परमाणु के अंदर थॉमसन के अनुसार न्यूट्रॉन का कोई भी स्थिति या लोकेशन नहीं दिया हुआ है। जबकि जिस समय न्यूट्रॉन का खोज हुआ उसमें यह बताया गया था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी इसके अंदर मौजूद होता है। जबकि थॉमसन ने न्यूट्रॉन के बारे में कोई चर्चा नहीं किए थे। तो जब न्यूट्रॉन के बारे में ये चर्चा ही नहीं किए थे तो कहीं ना कहीं इनका जो थॉमसन का मॉडल था वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, फेल होता हुआ नजर आ रहा था। क्यों फेल हुआ, इनका मॉडल क्यों फेल हुआ, तो फेल होने का रीजन इन्होंने अपने इस प्रयोग में न्यूट्रॉन का कोई भी लोकेशन का चर्चा नहीं कर पाए थे, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही चर्चा किए थे। तो थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। उसी समय गीगर और मस्टर्ड प्रयोग, जो कि रदरफोर्ड का स्टूडेंट थे, रदरफोर्ड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रदरफोर्ड बहुत ही रिच आदमी थे। ऐसा बोला जाता है कि उनके बहुत सारे कंपनी चलता था, उनके अंतर्गत बहुत सारे आदमी काम करते थे, बहुत सारे साइंटिस्ट भी काम करते थे। ठीक है, तो उन्हीं का स्टूडेंट एक प्रयोग कर रहा था, इसी पे प्रयोग कर रहा था। ठीक है, तो अब बात करते हैं गीगर मस्टर्ड प्रयोग, जो कि हम लोग उसको बोलते हैं रदरफोर्ड का प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, तो अब बात करते हैं गीगर मस्टर्ड प्रयोग। जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गीगर मस्टर्ड प्रयोग को हम क्या बोले थे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी बोला जाता है, याद रखना, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस लिए बोला जाता है, क्योंकि ये गीगर और मस्टर्ड जो थे रदरफोर्ड का स्टूडेंट थे। क्लियर है बात। अब बात करते हैं कि गीगर और मस्टर्ड प्रयोग क्या है। गीगर ने अपने क्या किए इस प्रयोग में, एक अल्फा पार्टिकल लिए, मतलब अल्फा कण। अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण होता है, अगर हीलियम का बात करें तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 2। ठीक है, अगर हीलियम परमाणु में से 2 इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल देंगे तो केवल और केवल हीलियम में क्या बचेगा, हीलियम में केवल और केवल बचेगा 2 प्रोटॉन। 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए इसमें से हम निकाल दिए, तो हीलियम 2+,
हीलियम 2 प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कण बोला जाता है। क्लियर है? अल्फा पार्टिकल का मतलब समझ में आ गया कि हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब 2 पॉजिटिव इस पे आवेश आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कण। ठीक है, इसके बारे में समझाते हैं, अल्फा कण के बारे में समझा दिए। इन्होंने क्या किए कि एक रेडियो एक्टिव तत्व लिए, एक रेडियो एक्टिव तत्व, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है जिससे केवल और केवल अल्फा किरण निकलती है। ठीक है, अल्फा किरण का मतलब समझ में आ गया कि अल्फा किरण का मतलब 2 प्रोटॉन होता है, मतलब अल्फा किरण का जो कण बना होता है वो किसका होता है, 2 प्रोटॉन का। अब ये इसके साइड में लीड का चारों तरफ से घेर दिए। क्यों घेरे? इसलिए घेरे हैं क्योंकि इस अल्फा कण से इस अल्फा कण से जो भी किरण निकलेगा वो किरण इधर उधर विक्षेपित ना हो। ठीक है, अब उन्होंने क्या किए, एक गोल्ड का पतला शीट, एकदम पतला शीट, गोल्ड का एक पतला शीट का मतलब कि जो पेज का बना होता है, जो पेज जैसा देखे ना, पेज का जो पन्ना देखे ना, बस वैसा ही गोल्ड शीट। ठीक है, मतलब गोल्ड लिए और उस गोल्ड को पीट पीट कर शीट बना दिए पूरा। ठीक है, अब क्या किए, ये है गोल्ड शीट। ठीक है, अब उन्होंने क्या किए कि यहां पे एक स्क्रीन लगाए, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक स्क्रीन बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंट के नाम से भी जाना जाता है, फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट भी बोला जाता है, जो कि बना होता है ZnS का, जिंक सल्फेट का। ठीक है, ये इसीलिए लगाया गया कि जब अल्फा कण इससे जाकर के टकराएगी तो इससे बहुत सारे किरण पास होगा, और पास होने के बाद जब इस स्क्रीन से टकराएगा तो इस स्क्रीन से टकराने के बाद यहां पे इस प्रकार से धब्बा धब्बा आ जाएगा। क्योंकि हम लोग किरण को देख नहीं सकते हैं, केवल हम लोग उसको पता कर सकते हैं, तो पता करने का तरीका उन्होंने निकाला है कि यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक स्क्रीन लगा दो, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि जिंक सल्फेट का बना होता है, एक प्रकार का स्क्रीन है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किए कि इस पूरा सेटअप को पैक कर दिए इस प्रकार से इस पूरा सेटअप को पैक कर दिए। एक सेकंड, मार्कर चेंज करते हैं, एक सेकंड। एक सेकंड इंक भर लेते हैं। ठीक है,
हाँ, इस पूरा सेटअप को क्या किया इन्होंने, इस प्रकार से इस पूरा सेटअप को पूरी तरीके से पैक कर दिया। क्लियर है? ठीक है, ये इनका सेटअप है। पैक इसीलिए किया गया कि बीच में यहां पे निर्वात रहे। क्या रहे? निर्वात। जब इस रेडियो एक्टिव तत्व से जब अल्फा किरण निकलेगा तो बीच में कोई अवरुद्ध ना हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो रोकने वाला, इसलिए इसको पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है, निर्वात बना दिया गया। इसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। क्लियर है? वैक्यूम बना दिया गया। अब देखा गया कि इससे बहुत सारा अल्फा किरण निकल करके इस प्रकार से अल्फा किरण निकल रही है, इस प्रकार से अल्फा किरण निकल करके इस स्क्रीन पे जाकर के टकरा रही है। तो बहुत सारा अल्फा किरण इस प्रकार से निकला, बहुत सारा। इस प्रकार से अल्फा किरण निकला और जा करके स्क्रीन पे जाकर के टकरा रहा था। तो स्क्रीन अगर धब्बा धब्बा ऐसा जहां जहां पे आया तो इससे पता चल गया कि अल्फा किरण, अल्फा कण से जब रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा किरण निकल रही है, वो अल्फा किरण निकल करके इस स्क्रीन पे इस बिंदु पे आ रही है। क्लियर है? ये इनका एक्सपेरिमेंट था। और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या पाए हैं और इसका परिणाम क्या दिए हैं, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। इसको जल्दी से इस फिगर को नोट करें। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करें। ठीक है, इन्होंने क्या इस एक्सपेरिमेंट में पाए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये पाए और परिणाम, प्रेक्षण और परिणाम। इन्होंने पहला प्रेक्षण में ये पाए कि अधिकांश अल्फा किरण सीधी रेखा में गमन कर रही है। क्लियर है? कि कुछ अल्फा किरण विचलित हो रही है। और तीसरा इन्होंने ये भी देखे कि 8,000, 10,000 या 20,000 अल्फा किरण में से एक अल्फा किरण लौटकर वापस आ रही है। पहला इन्होंने देखे कि अधिकांश अल्फा किरण सीधी रेखा में गमन कर रही है। मतलब क्या? यहां से निकला अल्फा किरण, ये सीट था, इस प्रकार का सीट यहां से निकला और ये सीधी रेखा में जैसे निकला वैसे ही पास हो गया और यहाँ पे धब्बा सा आ गया। इन्होंने दूसरा क्या देखे कि कुछ अल्फा किरण
इस प्रकार से जा रहा था तो कुछ एंगल पे इस प्रकार से चला गया, सीधी रेखा में जा रहा था तो कुछ कोण बना करके इस प्रकार से चला गया। उन्होंने क्या देखे तीसरा कि 8000, 10,000, 20,000 अल्फा किरण में से एक अल्फा किरण गया और फिर वापस आ गया, गया और फिर वापस आ गया। क्लियर है? इससे इनको क्या पता चला, रिजल्ट क्या निकला, वो अब समझते हैं बात। इससे रिजल्ट ये निकला कि अधिकांश अल्फा किरण सीधी रेखा में गमन कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु के अंदर अधिकांश जगह क्या है, खाली है। अधिकांश जगह खाली है, तभी तो अल्फा किरण निकली, बिना कोई रुकावट के आगे बढ़ती गई। तो पहला रिजल्ट इससे ये इनको आया, पहला रिजल्ट कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। रिक्त मतलब खाली स्थान। क्लियर? परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है। रिक्त नहीं होता तो ये क्या होता, ये अल्फा किरण ये सीधी रेखा में नहीं जाता, टकराता तो कुछ न कुछ कोण बनाता, या कहीं न कहीं फिर से वो रिटर्न आ जाता। इनका दूसरा रिजल्ट ये मतलब हुआ कि अल्फा किरण विचलित हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये परमाणु है, गोल्ड शीट परमाणु मान लिया जाए, ठीक है। तो विचलित होने का मतलब ये हुआ कि यहां से अल्फा किरण आया और यहां पे बीच में प्रोटॉन है, ठीक है। ये अल्फा किरण जब प्रोटॉन के नजदीक आया तो प्रोटॉन और अल्फा किरण, अल्फा कण जो होता है वो भी तो एक प्रकार का क्या है, प्रोटॉन है। तो जैसे ही इसके नजदीक पहुंचा, ये इसको प्रतिकर्षित करके इस प्रकार से धक्का दे दिया। बात समझ में आया कि नहीं? अल्फा किरण आया, इस प्रकार से आने के बाद जैसे ही इसको प्रोटॉन मिला, प्रोटॉन इसको धक्का दे दिया, प्रतिकर्षित कर दिया और ये कुछ क्या हो गया, विचलित हो गया। तो इससे इनको ये पता चला कि कुछ अल्फा किरण विचलित हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं इस अल्फा किरण जब जा रही थी इसके पास, तो कहीं न कहीं वो प्रोटॉन के आसपास गई होगी, तभी वो क्या हो रहा है, विचलित हो रहा है। इसका मतलब हुआ कुछ अल्फा किरण का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे में, लगभग 10,000, 20,000 में से एक कण जो है विचलित हो रहा था। इसका मतलब हुआ कि कहीं न कहीं उस परमाणु के अंदर एक छोटा सा स्थान है और उस छोटे से स्थान में कहीं न कहीं क्या होता है, प्रोटॉन पाया जाता है। तो उस छोटे से स्थान को इन्होंने नाम दे दिया कि प्रोटॉन परमाणु के अंदर एक छोटे से स्थान पे रहते हैं, जिसे इन्होंने नाभिक नाम दिया। क्लियर है? तीसरा पॉइंट से और स्पष्ट हो गया कि जब 8,000, 10,000 या 20,000 अल्फा किरण में से एक ही अल्फा किरण लौट करके वापस आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि परमाणु का आकार इस नाभिक के अंदर बहुत छोटा है। तभी तो 10,000, 20,000 अल्फा किरण जा रहा है, जो कि सीधी रेखा में जा रहा है। उसमें से एक अल्फा किरण क्या हो रहा है, लौट करके आ रहा है
और वो अल्फा किरण लौट करके आ रहा है जो जा करके परमाणु के मध्य भाग में वो अल्फा किरण जा रहा था। तो परमाणु के मध्य भाग में जो अल्फा किरण जा रहा था वही अल्फा किरण लौट करके आ रहा है। इसका मतलब और स्पष्ट हो गया कि कहीं न कहीं प्रोटॉन परमाणु के अंदर प्रोटॉन का जो जगह है एक छोटे से स्थान में है और उस जगह को उन्होंने क्या नाम दे दिया? उस जगह को उन्होंने क्या नाम दे दिया? उस जगह को उन्होंने नाम दिया है नाभिक। क्लियर है? तो ये था गीगर मस्टर्ड प्रयोग या रदरफोर्ड का प्रयोग। अब एक थोड़ा सा बात करते हैं थॉमसन मॉडल में। थॉमसन साहब ने इससे पहले एक पॉइंट छूट गया था, उस पॉइंट को मैं बताना चाहता हूं थोड़ा। थॉमसन मॉडल तो इससे क्या हुआ, इससे पूरी तरह थॉमसन मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया। क्योंकि थॉमसन मॉडल ने क्या बताए थे कि प्रोटॉन सभी जगह मौजूद होता है और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे छोटे छोटे मौजूद होता है। इनका कहना यह था थॉमसन का कि ये प्रोटॉन है और कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से मौजूद है, जिस प्रकार के तरबूज का बात किए थे। ठीक है, ये कहना था। अब रदरफोर्ड का मॉडल या गीगर मस्टर्ड का मॉडल ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि प्रोटॉन का एक छोटा सा जगह है परमाणु के अंदर में और उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पूरा ये साबित हो गया। इनका थ्योरी इस बेस पे क्या हो गया? थॉमसन का है। लेकिन इन्होंने ये जरूर बताए थे उसी समय थॉमसन ने कि किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। मतलब इस परमाणु के अंदर जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है और ये दोनों एक दूसरे से मिलकर के न्यूट्रल रहता है, उदासीन अवस्था में रहता है। ये बताया गया था किनके द्वारा? ये बताया गया था थॉमसन के द्वारा। ठीक है, तो यहां तक पूरा क्लियर हो गया गीगर मस्टर्ड प्रयोग या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो कि पूरा बेसिक से हम बताए हैं और अच्छी तरीके से बताए हैं। आप लोग इस चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें कि कैसा लगा ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।